पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके कई एस्पेक्ट लाइट की वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मतलब लाइट को यदि हम कम्प्लीटली वेव के रूप में मानते हैं तो उससे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कई एस्पेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसा करते हैं एक बार, है ना, क्या क्या चीज़ वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं और फिर उसके बाद में देखेंगे कि आइंस्टीन ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो ये था इस एक्सपेरिमेंट का जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वेव थ्योरी से। अच्छा, वेव थ्योरी लाइट की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करती थी? एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो और इसका एक्सप्रेशन क्या था? ई नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट सी। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट का ये वाला ग्राफ क्या बोलता था कि यदि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखें और उसकी इंटेंसिटी चेंज कर दें, ये I1 I2 I3 जो अपन ने लिखा है वो इंटेंसिटी है लाइट की, है ना, ग्रीन और येलो और रेड वाला जो ग्राफ है। और ये इंटेंसिटी का आपस में कोरिलेशन क्या है? I3 इज ग्रेटर देन I2 जो I1 से ज़्यादा है। ठीक, तो वेव थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्या पोर्शन नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी? कि ये वाला पोर्शन तो ठीक था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी यदि ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा। करंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक, तो करंट ज़्यादा होगा, है ना, वो लॉजिकल है। इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी ज़्यादा डिलीवर होगी, और एनर्जी ज़्यादा डिलीवर होगी तो हम समझ सकते हैं कि भाई करंट जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये तो थ्योरी क्या पोर्शन नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? तीनों केस में सेम हो गया। ठीक है, जबकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए था कि यदि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, पर ये भी एक्सपेक्टेड है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होगी जो निकलेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उसके बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेसिकली उसका इंडिकेशन है। तो इस केस में सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होने से हमको ऐसा लग रहा है, मतलब ये ऐसा इंडिकेशन लगता है कि लाइट की एनर्जी जो है वो समहाउ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कॉमन चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी कॉमन है, इंटेंसिटी वेरी कर रही है। तो लाइट की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, ऐसा इंडिकेशन लग रहा। तो इस वाले ग्राफ में जो कॉमन स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, अच्छा सेकंड ग्राफ देखते हैं। अच्छा, सेकंड ग्राफ ये था। इस वाले केस में अपन ने क्या किया? लाइट की इंटेंसिटी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, इन तीन केस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी μ3 जो है μ2 से ज़्यादा थी और μ2 μ1 से ज़्यादा था। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, है ना, ये पोर्शन तो ठीक है ग्राफ का, इन द सेंस कि तीनों ग्राफ में करंट जो है वो सेम आ रहा है। करंट सेम आने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम। तो क्लासिकल थ्योरी भी यही बोलती है भाई जब इंटेंसिटी सेम है तीनों केस में, इसका मतलब एनर्जी हम इक्वली डिलीवर कर रहे हैं, और एनर्जी इक्वली डिलीवर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही निकलेंगे, तो करंट सेम होगा। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, जो वेव थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? अगेन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तीनों फ्रीक्वेंसी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग हो गया। सॉरी, ये V1, V2 और V3। ठीक है, तो अच्छा ये भी हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बढ़ता चला गया। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए था कि भाई इंटेंसिटी सेम है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की जो निकलेगी वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों ग्राफ सेम होने चाहिए। क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, एनर्जी पे कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कायदे से ये तीनों अलग अलग ग्राफ नहीं होने चाहिए थे, एक ही ग्राफ होना चाहिए था।
है ना? तो इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ में। अच्छा, इससे अपने को एक ये आइडिया भी लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी जिससे वो निकल रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को ही शो कर रही है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है? तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी कहीं इन्वॉल्व है। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं। अच्छा, ये ग्राफ क्या था कि फ्रीक्वेंसी हम वेरी करते चले जाएं और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करें, है ना? ये तीसरा वाला ग्राफ बेसिकली सेकंड ग्राफ का ही एक ये है, मतलब सेकंड ग्राफ का ही रिपीटेशन है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती जाएगी, भले इंटेंसिटी हम सेम रखें, इस पूरे प्रोसेस में इंटेंसिटी हम सेम रखें। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी जो है लाइट की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है? तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, एक हर मेटल में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ऐसी थी कि जिसके नीचे यदि फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं लाइट की, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आता ही नहीं है, चाहे इंटेंसिटी हम कितनी भी कर लें। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, और ये क्लासिकल थ्योरी का जो एनर्जी डिलीवरी वाला जो मैकेनिज्म है ना, जो क्लासिकल थ्योरी बोलती है वेव थ्योरी, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो जैसे वेव थ्योरी का जो एनर्जी डिलीवरी वाला मैकेनिज्म है, वो आप समझ ले जैसे, है ना, पानी को बॉयल करते हैं, है ना, बॉइलिंग वाटर वाला सिस्टम है। आप बॉइलिंग वाटर वाले सिस्टम में नीचे आप यदि है ना फ्लेम लगा देते हैं, तो यदि हमको x यूनिट चाहिए पानी को बॉयल करने के लिए, और यदि ये हीट सोर्स जो है वो x/60 यूनिट्स दे रहा है पर सेकंड, तो वो हर सेकंड आप इसको 60 सेकंड तक रखिए और पानी बॉयल कर जाएगा, ठीक है? ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। भाई, पानी को जब भी हम बॉयल करते हैं तो एक आधे सेकंड में तो बॉयल हो नहीं जाता है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उतना टाइम लगता है उसको, और वो धीरे-धीरे आप एनर्जी देते रहें और फिर वो बॉयल कर जाएगा। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए था कि हर मेटल में यदि हम इंसिडेंट लाइट सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड के लिए रखें, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना? वही चीज होनी चाहिए मेटल के लिए भी, कि भाई कोई भी मेटल सरफेस है और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को यदि, वही अपन ने पहले भी डिस्कस किया है ना, 10 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट एनर्जी के लिए जितना टाइम लगे उतने टाइम तक हम लाइट उसको देते रहें, तो उसके बाद में कायदे से इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए वेव थ्योरी के अनुसार, पर ऐसा होता नहीं। तो ये जो है, जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना, इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई क्लासिकल थ्योरी, ठीक है? और चौथा पॉइंट क्या था, और चौथा पॉइंट मैंने यहीं पे लिख दिया, एक्चुअली जगह नहीं थी, है ना, चारों पॉइंट में चाह रहा था कि एक ही स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो कि कोई टाइम लैग नहीं है लाइट के पड़ते ही और इलेक्ट्रॉन के निकलने में, ठीक है? और वेव थ्योरी क्या बोलती है, वही वो बॉइलिंग वाटर वाला सिस्टम है ना, कि आप लाइट देते जाओ और वो एनर्जी जैसे ही हो जाएगी उतनी, तो वो बाहर आ जाएगा, है ना, पानी बॉयल करने लगेगा, है ना। ये पानी बॉयल करना और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना इक्विवेलेंट है वेव थ्योरी के अनुसार। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि जैसे ही लाइट पड़ी और वैसे ही इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट इसमें दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आने शुरू हो गए, है ना, लाइट इंस्टेंटेनियस। तो ऐसा लग रहा है, मतलब उससे, मतलब ऐसा लगता है कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो लाइट में कुछ ऐसी चीज है जो कि एक तरह से, है ना, इट्स लाइक अ, है ना, कोई कोलिजन हो रहा है ना। तो जैसे कोलिजन में होता है कि जैसे ही कोलिजन होता है, तो है ना, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे कोलिजन हो रहा है और फिर उसके बाद में जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है वो, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो कोलाइड करते ही इंस्टेंटेनियसली निकल जा रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स का इमीडिएटली निकलना, है ना, उससे ऐसा एक फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से कोलाइड कर रहा है ना, कोई ऐसी चीज है जिससे इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है और इंस्टेंटेनियसली उसको एनर्जी मिल रही है और वो बाहर आ रहा है, ठीक है? कि लाइट में ऐसी कोई चीज है जिससे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स थे जो वेव थ्योरी जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो अब देखते हैं कि आइंस्टीन ने
है ना, लाइट की थ्योरी किस तरह से चेंज की, लाइट का एक्सप्लेनेशन, और कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो उसके पहले देखते हैं कि जो वेव थ्योरी है लाइट की, उसमें लाइट जो है वो एनर्जी किस तरह से कैरी करती है। ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है एनर्जी किस तरह से कैरी करती है, उसको विजुलाइज करते हैं। तो वेव थ्योरी में, इसको वेव थ्योरी लिख देते हैं। वेव थ्योरी में लाइट का विजुलाइजेशन इस तरह से है, ये लाइट वेव जो है वो, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, उस फ्रीक्वेंसी से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही, और मेन पॉइंट क्या है कि एनर्जी कैसे कैरी कर रही है। तो इसमें किसी भी, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, है ना, उसमें जितनी एनर्जी कैरी हो रही है, उसके थ्रू जितनी एनर्जी पास हो रही है, और कोई दूसरा पॉइंट ले लें, उसके थ्रू जितनी एनर्जी पास हो रही है वो सेम है और कॉन्टिन्यूअस है ना। क्रूशियल वर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां से यहां तक यदि, है ना, यहां से यहां तक एक लाइन हम बनाएं, यहां से यहां तक इस लाइट के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम है। ठीक है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वेरी कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रही है, पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से। तो वेव थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आइंस्टीन ने इसमें क्या चेंज प्रपोज किया। अच्छा, आइंस्टीन ने क्या प्रपोज किया, इसके पहले देखते हैं कि इसी फील्ड में मैक्स प्लैंक ने, है ना, ईयर 1900 में एनर्जी के क्वांटाइजेशन को लेकर के कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 1905 में दी थी। ठीक, और मैक्स प्लैंक ने जो 1900 में बोला था, उसी पे आइंस्टीन ने इम्प्रूव किया था, है ना। पहले देखते हैं मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था। तो मैक्स प्लैंक उस टाइम पे काम कर रहे थे किस टॉपिक पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नहीं काम कर रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो इस कंटेक्स्ट में मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि कोई भी बॉडी, है ना, सपोज किसी भी बॉडी का सरफेस है, उस पे लाइट इंसिडेंट हो या उससे लाइट जो है वो निकल रही हो। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि किसी भी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या उसका एमिशन, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम मतलब क्या हो गया, है ना, क्वांटम मतलब हो गया कि बेसिकली, अब ये तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। ठीक है, और पर हम इसको इमेजिन कर लें, एक क्वांटम मतलब एक पैकेट। ठीक, तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और उसका एमिशन क्वांटम में होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, अलग अलग पैकेट्स में होता है। और यदि जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, एब्जॉर्प्शन की या एमिशन की, यदि म्यू है, तो हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, और एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना, इतनी होती है। तो हर एक क्वांटम की एनर्जी E इजिकल टू एच न्यू, है ना, इतनी होती है। तो मैक्स प्लैंक ने जो बोला वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन तक ही लिमिटेड था। एक बार रेडिएशन एमिट हो जाए, उसके बाद में जो एमिटेड रेडिएशन में एनर्जी कैसे कैरी हो रही है ना, उसमें मैक्स प्लैंक ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, केवल उसने कहा कि भाई जब एमिट हो रहा होगा तो क्वांटम में एमिट होगा, एब्जॉर्ब होगा तो क्वांटम में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और इसी को आइंस्टीन ने, है ना, डेवलप करके
इस पॉइंट पे भी इलैबोरेट किया कि जब लाइट ट्रैवल करती है ना, एब्जॉर्प्शन एमिशन की बात नहीं हो रही है अभी, जब लाइट ट्रैवल करती है तब लाइट एनर्जी कैसे कैरी करती है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। तो आइंस्टीन ने ये बोला कि लाइट जब ट्रैवल कर रही होती है उस टाइम पे भी वो एनर्जी पैकेट्स में कैरी करती। हर पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं और हर पैकेट में एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। यदि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी h न्यू है तो हर पैकेट में एनर्जी जो है वो h न्यू होगी। तो जैसे वेव थ्योरी में इस तरह का विजुअलाइजेशन था लाइट का, तो आइंस्टीन के प्रिंसिपल में लाइट का विजुअलाइजेशन किस तरह का था? तो आइंस्टीन की थ्योरी में लाइट का विजुअलाइजेशन इस तरह का हो गया। ठीक है, ये अलग अलग पैकेट हैं, है ना, और हर एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। ठीक है, और हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, h न्यू। ठीक है, अच्छा, मतलब हर एक फोटॉन जो है वो मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वेव फंक्शन है। हर एक फोटॉन में एक वेव फंक्शन है। ठीक है, पर ये बेसिकली एनर्जी कैरी कर रहा है और हर फोटॉन इतनी एनर्जी कैरी करता है। और फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जब इलेक्ट्रॉन एटम में है और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक बार में देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे इसमें चूंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूसली आ रही है। फोटॉन जो है अपनी कंप्लीट एनर्जी जो है वो एक बार में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, और जिससे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो एक्सप्लेन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी उसको देखते हैं। तो सपोज ये कोई मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस में है ना कई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, कई इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस पे हैं और कई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कुछ अंदर हैं डेप्थ पे। और इस सरफेस पे जो है वो सपोज कोई रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट है। अच्छा, रेडिएशन जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है, केवल सरफेस पे नहीं रह जाता है ना, अंदर तक पेनिट्रेट करता है। तो ये तो क्लियर ही है कि जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पे होगा उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी सपोज E1 चाहिए होगी, और जो इलेक्ट्रॉन सपोज अंदर है उसको निकालने के लिए सपोज एनर्जी E2 चाहिए। ठीक है, तो E2 जो है वो E1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, या तो सरफेस पे है या ज़्यादा जोर से बाउंडेड है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से बाहर निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई नॉट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from surface। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है। अच्छा, ये सर्किट अब हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं। तो अब ऐसा करते हैं, एक फोटॉन लेते हैं, एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपका फोटॉन है और इस फोटॉन में जो एनर्जी है वो कितनी है, h न्यू। ठीक है, ये आकर के इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है h न्यू वो एक बार में इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन का ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, फोटॉन की सारी एनर्जी एक बार में ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो अब ऐसा इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सरफेस पे है और इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर है।
और वर्क फंक्शन में खास चीज क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। तो जो बिल्कुल सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपन लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को सपोज इतनी एनर्जी यदि मिल गई, ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इतनी एनर्जी तो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लग जाएगी, ठीक है। और यदि एच न्यू फाई नॉट से ज्यादा है, एच न्यू यदि फाई नॉट से ज्यादा है, तो बाकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या, चूंकि फाई नॉट मिनिमम एनर्जी है, चूंकि फाई नॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी है। सपोज जैसे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि लेते हैं और इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए सपोज फाई नॉट प्लस डेल्टा फाई, तो ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस डेल्टा फाई। इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो ये जो सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्वियसली के से कम होगी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनको मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ऑब्वियसली उनको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, के मैक्स जो था वो अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल के रेफरेंस में किस तरह से देखा था कि जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं सरफेस से, उसको रोकने के लिए जो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको अपन बोलते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो वो ई वी नॉट के बराबर है ना। वी नॉट क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन को अपन रीराइट कर सकते हैं, एच न्यू कितना हो गया, वाई नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट हो गया आपका एच बाई ई म्यू माइनस फाई नॉट बाई, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन आ गया अपने पास में। अच्छा, इस वाले रिलेशन से जो पहले दोनों ग्राफ थे वो तो क्लियरली एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला ग्राफ तो इसलिए एक्सप्लेन हो जाता है भाई, पहले वाले ग्राफ में क्या था कि फ्रीक्वेंसी सेम थी, इंटेंसिटी डिफरेंट थी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला ग्राफ एक्सप्लेन हो जाता है। आप देख लें पहले वाले ग्राफ किसको हम रेफर कर रहे हैं, जो है ना इसी वीडियो के शुरू में जो अपन ने शुरू में 3 ग्राफ देखे थे, तो उसका पहला वाला ग्राफ एक्सप्लेन हो जाता है। अच्छा, दूसरा केस क्या था, दूसरे ग्राफ में क्या था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, ठीक है। तो चूंकि इसमें क्लियरली दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो सेकंड ग्राफ भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा, जो चौथा वाला जो पॉइंट है, जो क्लासिकल जो वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया कि फोटोन की जो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को वो एक शॉट में मिल जाती है, ठीक है। लाइट की इंस्टेंसिटी भले ही कितने ही कम हो, है ना, उसमें मतलब कोई लाइट भी मैं मालूम उसमें सपोज 1000 फोटोन ही हो केवल मात्र, बट यदि फ्रीक्वेंसी इतनी है उसमें लाइट में कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा यदि एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इजेक्ट हो जाएगा, है ना। चौथा पॉइंट क्या था कि टाइम लैग नहीं है ना, लाइट के पड़ते ही वहां से करंट दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। जो थर्ड वाला ग्राफ है ना, उसको एक बार देख लेते हैं, उसके एक दो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखना जरूरी है। तो थर्ड वाले ग्राफ को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो तीसरा वाला ग्राफ क्या था, तो ये तीसरा वाला ग्राफ था, ये था फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो पड़ रही है, और ये एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम, बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स स्टॉपिंग वोल्टेज से ही रिलेटेड है ना, ई वी नॉट। तो यहाँ पे यदि हम वी नॉट को यदि प्लॉट करेंगे तब भी सेम शेप आएगी, ठीक है भाई। वी नॉट बेसिकली क्या हो जाएगा, के ई अपॉन ई, तो इस वाली एक्सिस को ई से हम डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट ही आ जाएगा। तो इस वाले ग्राफ को हम, है ना, वी नॉट फ्रीक्वेंसी ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। और वी नॉट क्या है आपका
स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि हर मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, इस म्यू को या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर मेटल सरफेस के लिए एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, और वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना, यहाँ पे V0 को 0 डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी 0। ठीक है, तो वो कब होगा कि जब फोटोन की एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर हो। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को म्यू0 बोल देते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फाई नॉट अपॉन एच, है ना, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, एक ही बात है। अब इस वाली इक्वेशन से ये भी दिख रहा है कि V0 और म्यू का जो इक्वेशन है, मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन है ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, इसको यदि हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दें और इसको वाई एक्सिस से यदि हम कट करा दें तो स्ट्रेट लाइन का शेप ऐसा हो जाएगा। तो यदि ये ग्राफ म्यू V0 के बीच में है तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, वर्क फंक्शन अपॉन ई। ठीक है, और यदि इसको एनर्जी के टर्म्स में यदि हम ये ग्राफ बनाया है कि यहाँ पे एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और म्यू, तो उस केस में ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ग्राफ को चेंज करने के लिए हमने क्या ई से डिवाइड किया था, ई से डिवाइड किया ना, तभी तो ग्राफ चेंज हो गया। तो इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो ये जहां पे ये वाई एक्सिस को ये लाइन काटती है वो क्या वर्क फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, dv बाई डी न्यू h बाई ई। ठीक है, इस लाइन का स्लोप जो है h बाई, तो इसको यदि मैं tan थीटा बोल दूं, थीटा ये है। ठीक है, तो tan थीटा जो है वो h बाई ई है। तो इसमें मतलब मेन नोट करने वाली बात किया है कि ये जो है, आप देखें ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। तो ये मेटल सरफेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यदि दूसरा मेटल सरफेस हम लेंगे, ठीक है, तो उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा, पर ये स्लोप चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे दूसरा मेटल सरफेस का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का दिखेगा। तो ये दूसरा मेटल सरफेस जो है उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसको मेटल सरफेस 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो ये जो वर्क फंक्शन है वो फर्स्ट मेटल का हो जाएगा, है ना, ये वर्क फंक्शन फर्स्ट मेटल का। और ये जो है, ठीक है, यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल और म्यू का ग्राफ है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड मेटल का वर्क फंक्शन अपॉन ई। ठीक है, और यदि इस ग्राफ को बनाते हैं आप एनर्जी के टर्म्स में तो ये सेकंड मेटल का वर्क फंक्शन हो जाएगा। और इसमें जो नोट करने वाली चीज ये है कि ये जो स्लोप है दोनों मेटल्स का वो सेम ही रहेगा, है ना, और h अपॉन ई के बराबर होगा ये स्लोप। ठीक है, तो आइंस्टीन की थ्योरी बेसिकली इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती। और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था कब, 1921 में। आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी 1905 में। ठीक है, तो 16 साल बाद जो है वो नोबेल प्राइज मिला। और मैक्स प्लैंक ने जो एनर्जी की जो क्वांटम थ्योरी दी थी, भाई ये इक्वेशन जो है E इजिकल टू एच न्यू, तो सबसे पहले तो मैक्स प्लैंक ने दी थी, पर उन्होंने केवल दिया था एब्जॉर्प्शन और एमिशन के टाइम पे, ट्रैवल करने के टाइम पे नहीं दिया था। तो मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी 1900 में, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1918 में, 18 साल बाद। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, नोट करने लायक।